हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोविड-19 का टाइम चल रहा है। लॉकडाउन चारों तरफ बंद है सब कुछ। और ऐसे में अगर आप घर पे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। आप सेफ हैं कोविड-19 से। लेकिन अगर घर पे रह के थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए तो फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है पिछले 20 दिन से आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपके लिए लगातार फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उनको धीरे धीरे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और इसके अलावा हम लोगों ने 10th क्लास की भी एक सीरीज स्टार्ट की थी। वो ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई है क्योंकि वो उसको हम लोग बीच में रोक दिया है। इससे पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो हम लोगों ने आपके लिए कंप्लीट 7 या 8 वीडियो सेमीकंडक्टर की दी हैं। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 7वां वीडियो आई थिंक है। तो हमने कहा था कि हम लोग बेसिक से उठाने की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है आईआईटी तक जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर और इसके आगे वाला जो लेक्चर आने वाला है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम्स हम लोग करवा रहे हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू योर आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम्स, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सिंपल सा फिनोमेना था। हमने उसका फंडा समझ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, मतलब डिस्क्रीट का मतलब होता है कि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट पार्टिकल्स होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं। उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान होता है, उनको डील करना बहुत आसान होता है। हालांकि वेक्टर की नॉलेज अगर आपको है तो आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्ज रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछ लिया, या फिर हम लोगों ने एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, या फिर हम लोगों ने सर्कल के ऊपर रख दिया, हम लोगों ने पेंटागन के ऊपर रख दिया, ट्राइंगल के ऊपर रख दिया। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्क्रीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एक ही प्रॉब्लम की थी, उसी से हम लोगों ने आपको समझा दिया था कि आप लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डील कर सकते हैं डिस्क्रीट चार्ज के लिए। लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब चार्ज जो है आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी चार्ज आपका कंटिन्यूअसली किसी लाइन के ऊपर, किसी सर्कल के ऊपर या फिर किसी कर्व के ऊपर अगर आपका कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज की बातें करने वाले हैं कि आपका जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन के ऊपर है, फिर हम लोग कर्व के ऊपर आएंगे, फिर हम लोग जो है सरफेस के ऊपर, डिस्क के ऊपर आएंगे, फिर हम लोग स्फीयर के ऊपर भी आएंगे। धीरे धीरे वो आगे की बातें हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि अगर आप आज के टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जाने वाले हैं तो वहां पे आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको डील करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही चीज जो है सेम टू सेम जो है आपको रिपीट होगा, मतलब वही कहानी रिपीट होगी बाद में। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, क्या हमको सबसे पहले प्रॉब्लम दी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा आपको गिवन है इसकी। और ये बोल रहा है कि इस चार्ज्ड वायर के यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, मतलब चार्ज्ड वायर से थोड़ा सा राइट साइड में इस पॉइंट के ऊपर एट ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस के ऊपर इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। या फिर आपसे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर इस पूरे कंप्लीट वायर की वजह से फोर्स निकालना है। तो वहां पे फोर्स में मैंने कुछ प्रॉब्लम को ले लिया था और कुछ प्रॉब्लम को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूं, मतलब दोनों चीजें कंबाइंड है। कुछ प्रॉब्लम हमने वहां पे कर ली थी। अगर आपको फोर्स निकालना आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। केवल एक चीज का चेंज करना होता है, जो चार्ज यहाँ पे रखते हैं उसको हम लोग 1 कूलम कर देते हैं, तो वो पर यूनिट चार्ज के लिए आपका फोर्स आ जाता है, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आपको जो है, अगर आप बोर्ड्स में है, सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जाम देंगे तो आपके लिए बोर्ड्स में सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो इस तरीके से नहीं है, इसका मेथड जो है वो डिफरेंट है। यानी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज्ड वायर के लिए निकालेंगे, लेकिन वो वायर आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। वो वायर कैसा होगा, इनफाइनाइट वायर होगा। साथ साथ में आपके लिए ये भी बोला जाएगा कि उसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है वो आपको गॉस थ्योरम से निकालना है, ठीक है ना। आगे चल के गॉस थ्योरम आती है, उस गॉस थ्योरम की हेल्प से आपका जो है मेथड जो आपका बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड में भी है और वैसे भी हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना।
चलिए क्या बोलता है देखिए, यहाँ पे बोला कि इस कंप्लीट वायर के ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इस वायर से डी डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी कंसीडर कर रखा है, उस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है टू द इस वायर की वजह से, ठीक है ना। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वायर के जो दोनों एंड्स हैं उन एंड्स से अगर मैं ये देखूं तो एंगल जो बने हुए हैं वो एंगल मैंने कंसीडर कर लिए थीटा 1 एंड थीटा 2, क्या ले लिए थीटा 1 एंड थीटा 2। तो मैंने दोनों एंगल जो है वो क्या कर लिए, अलग अलग एंगल मान लिए, ठीक है ना। एक एंगल कितना मान लिया, थीटा 1 मान लिया, और एक एंगल क्या मान लिया, थीटा 2 मान लिया, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, ये वाला जो एंगल इसको थीटा 1 मान लेते हैं और ये वाला थीटा 2, ठीक है ना। वो आपके लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, थीटा 2 भी मान सकते हैं, थीटा 1 भी मान सकते हैं, ये हमने इसको मान लिया है। दूसरा बोल रहा है कि इस कंप्लीट वायर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा सा आपका मुश्किल होता है, तो हम लोग जो है कहाँ पे जाते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर जाते हैं कि अगर मैं इस कंप्लीट वायर का छोटा सा एक हिस्सा, छोटा सा एक एलिमेंट अगर मैं काट लूँ, उस एलिमेंट के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लूँ तो मैं कंप्लीट वायर के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना, वो बात की बात है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वायर के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, यानी जो आपका ये वाला पॉइंट O था, इस O पॉइंट से ऊपर y डिस्टेंस में ऊपर चला और मैंने कोई भी छोटा सा एलिमेंट जो है मैंने वहां पे कट कर लिया। ये एलिमेंट आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, इस कंप्लीट वायर में कहीं भी कट कर सकते हैं। मैंने अपनी सहूलियत के लिए अपने तरीके से मैंने क्या किया, वो मैंने एलिमेंट यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखिए, जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे कट किया है उस एलिमेंट की वजह से जो एंगल यहाँ पे बना वो थीटा, कितना है, थीटा है। यानी उस एलिमेंट के एक एंड पे कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया, और उसका दूसरा जो एंड है वो मेरा कितना है, डी थीटा, मतलब बहुत छोटा ही एलिमेंट मैंने काटा है, ठीक है ना। समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एलिमेंट को थोड़ा बड़ा दिखाया, एक्चुअल में एलिमेंट बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो थीटा पे जाके डी थीटा का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट कर लिया। चलिए अच्छा, कंप्लीट पे चार्ज कितना था, कंप्लीट पे चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा। मुझे तो इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज चाहिए, तो बताइए कितना चार्ज आना चाहिए। इसका जो छोटा सा जो चार्ज है वो डी क्यू मान लिया, क्या मान लिया है, डी क्यू। इस छोटे से चार्ज पे कितना, इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज मान लिया, डी क्यू। अच्छा डी क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डी क्यू की वैल्यू होनी चाहिए लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू क्या होना चाहिए, डी वाई। भाई ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली है, डी वाई मान ली है। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो मैंने यहाँ पे डी क्यू की जो वैल्यू क्या मान ली है, लैम्डा, डी क्यू की वैल्यू क्या मान ली है, लैम्डा इंटू डी वाई, है ना। अच्छा अभी जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए वो बात की बात है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, K कॉन्स्टेंट होता है आपका, चार्ज आपका कौन है, एक चार्ज तो आपका DQ है, ठीक है ना। दूसरे वाला चार्ज कितने का होता है, यूनिट कूलम का होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस में कितनी मानो बताओ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मान लो बताओ। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ। एक सेकंड, इस डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से, ना। ये ट्रायंगल से बताओ मुझे ये डिस्टेंस क्या नहीं चाहिए। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला तो मेरा एंगल हो गया है ना। मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वाली ट्रायंगल है, यहाँ पे ये जो है आपकी डिस्टेंस t है, ये आपकी y है, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए पॉइंट P, पॉइंट O और पॉइंट X मान लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, है ना। भाई छोटा सा चार्ज यहाँ पे एलिमेंट काटा था हमने और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ सेक थीटा निकालता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर, सेक थीटा, है ना। ये वाला एंगल थीटा हो गया। बताओ सेक थीटा क्या होता है बताओ, है ना। सेक थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बी पी एच एच बी। तो यहाँ पे ये कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या होता है, बेस। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है बताओ, जिसको हमें निकालना है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ या आर मान लेता हूँ, ठीक है ना। अपॉन में ये मेरा कौन है, बेस, बेस मेरा क्या है, डी है। तो मेरे पास में ये क्या आएगा बताओ, ये होएगा डी सेक थीटा, क्या होएगा, डी सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। डी सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा, एक्स होएगा। आगे बात समझ में, यानी मुझे डी सेक थीटा जो है वैल्यू मिल गई है। किसकी वैल्यू मिल गई, डी सेक थीटा, ये मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल गई है, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। तो मुझे क्या, मेरे पास में क्या हो गया है, फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, के इंटू डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक काम और करते हैं, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ, डी ई इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
आगे बात सुन में, यानी अब जो है मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, डी क्यू की जगह मैंने क्या कर दिया है, लैम्डा इंटू डी वाई। अच्छा अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है मेरा, उसमें दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? दो, एक तो थीटा और एक आपका वाई। यानी थीटा भी आपका चेंज हो रहा है। देखो अगर मैं ये एलिमेंट यहाँ की बजाय यहाँ पे काटूंगा तो थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे काटूंगा तो थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा। यानी थीटा जो है इस कंप्लीट वायर में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। दूसरा जो डिस्टेंस वाई है मेरी, ये वाली डिस्टेंस है, ये भी क्या होगी, बार बार चेंज होगी। इसका मतलब मेरी वाई बार बार अगर चेंज होगी तो इसका मतलब वाई भी वेरिएबल है। तो क्यों ना मैं थीटा और वाई में से एक वेरिएबल को क्या कर लूं, दोनों को मतलब एक में कर लेता हूं ना। तो मुझे पता है इस ट्रायंगल में ही देखो आप फिर से टेन थीटा, देखो क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बताओ, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका परपेंडिकुलर कौन है बताओ, वाई, और बेस कौन है बताओ, इसका डी है कि नहीं। वाई अपन में क्या आ गया, डी। यहां से वाई निकाल लीजिए, वाई क्या होगा, डी टेन थीटा। क्या होगा, डी टेन थीटा। मतलब मैंने वाई की वैल्यू क्या निकाली, डी टेन थीटा निकाल लिए। अच्छा मुझे वाई की जगह क्या करना है, वाई की जगह तो मुझे डी वाई चाहिए। अगर मेरे पास में वाई है तो मैं डी वाई निकाल सकता हूँ, मतलब डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया बताओ, डी वाई इज इक्वल टू, डी तो कॉन्स्टेंट है, डी तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और साथ में क्या आएगा बताओ, डी थीटा आ जाएगा। यानी y का जो डेरिवेटिव है वो मुझे करना है थीटा के साथ में, तो डी तो कांस्टेंट हो गया। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आएगा, डी थीटा आ जाएगा। चलिए अब रिप्लेस कर देते हैं इसको यहाँ से। तो मेरे पास डी आने वाला है, डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में नीचे क्या है, डी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ऊपर जो सेक स्क्वायर थीटा था उससे नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, के इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा और अपॉन में क्या है आपका डी, के लैम्डा डी थीटा अपॉन में डी। ठीक है ना, देखो कितना छोटा फॉर्मूला बन गया है। सबसे पहले मैं क्या लेके चला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, दिस चार्ज एलिमेंट, कितना आएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर सेकंड सेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया, डी क्यू को चेंज किया किसमें, लैम्डा इंटू डी वाई में, क्योंकि मुझे कंप्लीट चार्ज तो नहीं पता, मुझे तो केवल इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है। तो लैम्डा इंटू डी वाई कर दिया। फिर मेरे पास दो वेरिएबल आ गए डिफरेंट, तो दोनों वेरिएबल्स को एक में लाने के लिए, ताकि मैं इसको आगे अच्छे से सोल्व कर सकूं, इंटीग्रेट कर सकूं, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी y की वैल्यू। y की वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो dy चाहिए, तो मैंने y का डेरिवेटिव कर दिया और मेरे पास आ गया। ठीक है ना, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन मेरा अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी तो मैंने केवल इस छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे एक वाले एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो मैं सारों के लिए निकालने के लिए मैं इनको सीधा जोड़ दूं या मैं एक वेक्टर सम करूं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर की तरह डील करना पड़ेगा ना, तो वेक्टर की तरह डील करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये वायर था और ये डिस्टेंस डी थी। तो अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट काटा, मेरा वायर ऊपर भी है और मेरा वायर नीचे भी है, लेकिन मैं इस छोटे से एलिमेंट से देख रहा हूँ। इस छोटे से एलिमेंट के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी बताओ, नीचे की तरफ आएगी। अगर ये चार्ज वायर पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट वीडियो में बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइवर्जिंग होता है, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए ना। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जिंग होगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, अपवर्ड होता, कन्वर्जिंग होता। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो नीचे की साइड में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ। ये वाला होगा आपका डी ई कोस ऑफ थीटा, और नीचे क्या आएगा, डी ई साइन ऑफ थीटा आएगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस का होता है, अपोजिट वाला साइन का होता है। अच्छा एक काम और कर लेता हूँ, मैं इस कंपोनेंट का नाम निकाल लेता हूँ ई क्या, परपेंडिकुलर, और इसका नाम निकाल लेता हूँ ई पैरेलल। ऐसा क्यों भाई, देखो ये वाला कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू द वायर है, मेरा वायर कैसे खड़ा है ऐसे, और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द क्या है, वायर है, तो इसको मैंने परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मान लिया। और ये वाला जो है मेरा वायर के पैरेलल है, तो मैंने इस वाले कंपोनेंट को क्या मान लिया, पैरेलल कंपोनेंट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए। अब मुझे दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्लियर बात। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द वायर इस साइड में, और ये वाला कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड में, है ना। तो ये पैरेलल और एक वाला परपेंडिकुलर। अब मुझे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चलिए निकाल लो। अच्छा अब देखो ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे काटा है, ऐसा एलिमेंट अगर मैं नीचे की साइड में काटूं तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर की साइड में जाएगा, उसको भी हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो कोस वाले कंपोनेंट कहाँ जाएंगे बताओ, इस साइड में जाएंगे, और साइन वाले कंपोनेंट कहाँ जाएंगे बताओ, ऊपर वाले जाएंगे। वो बाद की बात है। चलिए चलो एक काम करते हैं, पहले
इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो मेरे पास पहला कंपोनेंट कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पहले निकालता हूँ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यानी डी ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो निकाल दीजिए, कैसे निकालोगे बताओ। मेरे पास आएगा डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब मुझे इन सभी एलिमेंट्स के लिए पहला एलिमेंट मैं यहाँ पे काटने वाला हूँ, अगला यहाँ पे काटने वाला हूँ, अप टू मैं लास्ट तक जाऊंगा, यानी इस कंप्लीट वायर के छोटे छोटे एलिमेंट्स काट रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग नीचे से करूंगा। तो बताओ मेरा एंगल कितना होगा, मेरा एंगल होना चाहिए थीटा 2, और कहाँ तक जा रहा हूँ एंगल कितना, ऊपर बताओ थीटा 1। स्टार्टिंग में मैंने ये वाला एंगल कितना लिया था, थीटा 2 लिया था, और ये वाला कितना लिया था, थीटा 1 लिया था। तो पहला टुकड़ा अगर मैं यहाँ पे काट रहा हूँ तो इस वाले टुकड़े के लिए मेरा एक एंगल क्या होगा, थीटा 2 होगा, एक क्या होगा, थीटा 1। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ एलिमेंट्स को ऊपर काटता जाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा ये वाला एंगल तो डिक्रीज होगा और एक एंगल मेरा बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब एक एंगल को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, मेरे थीटा 2 तो आपका डिक्रीज होगा और थीटा 1 आपका इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये वाला मेरा कौन सा कंपोनेंट था, कोस वाला कंपोनेंट था, या फिर इसको हम लोग परपेंडिकुलर वाला बोलेंगे। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, डी की वैल्यू हमने निकाल के रख रखी है, वो कितनी आएगी, के इंटू लैम्बडा अपॉन में डी, और साथ में कितना बताओ, कोस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। मैंने क्या किया है, कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया है, सीधी सी बात है, बाहर करना पड़ेगा, और माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक इंटीग्रेट करना है। सिंपल सी बात, कोस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे के लैम्बडा अपॉन में डी। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। और लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, है कि नहीं। आगे बात समझ में। अच्छा, अब एक काम करो, इसको लिमिट पुट कर देते हैं, के लैम्बडा अपॉन डी इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आएगा साइन माइनस थीटा 2। अच्छा, साइन माइनस थीटा 2 क्या होता है बताओ, साइन माइनस थीटा 2 क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। साइन माइनस थीटा 2 का मतलब माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों, साइन माइनस थीटा करोगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। भाई साइन नेगेटिव में ले रहे हो तो आप ऐसे आप उल्टा घूम रहे हो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के लैम्बडा डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये बात समझ पा रहे हो आप। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। एक माइनस फॉर्मूले का पहले था, वो लिमिट से आया था, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरे पास जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ गया है, के लैम्बडा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो मुझे बताओ, हम लोग क्या करें, आगे प्रोसीड करें, ठीक है ना। ये वाला कौन सा कंपोनेंट आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आया। सिमिलरली जो है हम लोग अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल वाला कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग दोनों का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी ई साइन थीटा, और यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। इस बार क्या करना है, साइन थीटा करना है। डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, के लैम्बडा अपॉन डी। मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ पहले से ही। मेरे पास बचेगा साइन थीटा और डी थीटा 2 माइनस से लेकर थीटा 1 तक, ठीक है ना। अच्छा, इस बार क्या है, साइन का इंटीग्रेशन बताना है। बताओ कोस का इंटीग्रेशन क्या होता था, कोस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन होता था। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का के लैम्बडा बाई डी, माइनस बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, कोस ऑफ थीटा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा 2 माइनस का थीटा 1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको सोल्व कर लीजिए। आगे सोल्व कैसे करोगे बताओ, माइनस का तो बाहर पड़ा ही है, माइनस का के लैम्बडा बाई डी, कोस ऑफ थीटा 1 अपर लिमिट माइनस कोस ऑफ लोअर लिमिट कितनी बताओ, माइनस थीटा 2। अच्छा, मुझे बताओ कि कोस माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ पे तो साइन माइनस थीटा, तो मैंने क्या कहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव आएगा। लेकिन कोस माइनस थीटा क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कोस पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा के लैम्बडा बाई डी, यहाँ पे कोस ऑफ थीटा 1, और ये वाला प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का कोस ऑफ क्या आएगा, थीटा 2। लेकिन एक नेगेटिव साइन मेरी फॉर्मूले से बाहर है, इसको मैं अंदर कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है यहाँ पे आपके लिए।
जो आपका साइन का कंपोनेंट होता है उसमें तो आपने देखा कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो वो नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव नहीं बना, इस वजह से बीच में नेगेटिव रह गया। लेकिन एक नेगेटिव साइन मेरे पास ऑलरेडी बाहर था, उसकी वजह से मैंने थीटा 2 को पहले लिखा है, थीटा 1 को बाद लिखा है। मेरे पास दोनों कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक कोस का कंपोनेंट है, एक साइन का कंपोनेंट है, या फिर हम लोग ऐसे बोलें एक पैरेलल कंपोनेंट है और एक आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो बताओ हम लोगों ने जो भी प्रोसीड किया आपको समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्ट्रेट वायर के लिए, चार्ज वायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां तक बताओ आपने दोनों रिजल्ट्स जो हैं क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए आपको समझ में आया कि नहीं आए, ठीक है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर पॉजिटिवली वायर है तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये हमेशा क्या जाएगा? अवे फ्रॉम द वायर। अगर पॉजिटिव वायर है तो आपका ये कंपोनेंट हमेशा दूर जाएगा, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स आता। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है, पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इसका तो क्लियर है, जो ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, ये हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द वायर और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द वायर होगा। लेकिन पैरेलल वाला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर भाई? एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल आपका ये वाला एंगल इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर से ऊपर अगर का एंगल है, वो एंगल ज्यादा होगा, नीचे वाला एंगल छोटा होगा, तो फिर आपका डाउनवर्ड आएगा। और अगर नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, यानी जो एंगल बड़ा होगा उससे अपोजिट में जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला एंगल बड़ा है तो आपका कंपोनेंट ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे जाएगा, वो हम लोग बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या? तो मेरे पास दोनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के आ गए हैं, समझ में आ गई बात? ये रिजल्ट मुझे याद रखने हैं। अब जो है इन रिजल्ट्स को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट थे ये वाले, के लैम्बडा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये किसके लिए? एक नॉर्मल इस वायर के लिए। अभी मैं जो है सेमी लेंथ का वायर लूंगा, उसके बाद में मैं इनफाइनाइट लेंथ का वायर लूंगा, उसके लिए मैं ये चीजें दोबारा से मैं पुट करूंगा, तो देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। अभी तक मेरे रिजल्ट में थीटा 1 थीटा 2 डिसाइड नहीं है, ठीक है ना, कि थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 छोटा है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो है क्वेश्चन सब आपको दिए जाएंगे, तो आपको इनके नंबर्स थीटा आपको मिलेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो आपको देखना है डील कैसे करना है, ठीक है ना। अच्छा ये पता हो गया आपको कि थीटा 1 किसके साथ का एंगल है? थीटा 1 इज द एंगल विद द परपेंडिकुलर। ये वाला जो परपेंडिकुलर है ना, इसके साथ का एंगल थीटा 1 है ऊपर की साइड में, और ये वाला नीचे की साइड में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ताकि अभी जो आपको मैं कुछ प्रॉब्लम करवा रहा हूं तो उससे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है? चलो एक बार जो है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे केवल रिजल्ट्स जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं ये रिजल्ट्स के लिए मैं इस वाली जगह को यहाँ से साफ कर देता हूँ। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपसे मैं पूछता हूँ, ये पता करने के लिए कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, मेरे पास में एक वायर है, और इस वायर के ऊपर जो है मैं इस पॉइंट के ऊपर पूछ रहा हूँ। तो मैंने ये जो एंगल दिया है 30 डिग्री दिया है, और ये जो एंगल दिया है ये कितना दिया है? 20 डिग्री दिया है, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज का वायर है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, और ये डिस्टेंस आपकी डी है। एक एंगल 30 और एक एंगल कितना है? 20 डिग्री का एंगल है ना। अब मुझे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसका पैरेलल वाला कंपोनेंट किधर आएगा। तो मैंने बताया था कि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट आएगा। देखो बड़ा एंगल ऊपर वाला है तो पैरेलल वाला कहाँ पे आएगा? नीचे की साइड में आएगा, ये लीजिए। और जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा ही कहाँ आएगा? अवे फ्रॉम द वायर, क्योंकि पॉजिटिव वायर है ना, इसलिए। बात समझ में आ रही है? अगर वायर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर आएगा, सीधी सी बात है, वो तो फिक्स है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। इसके लिए मैंने बताया था कि जो एंगल बड़ा है तो ऊपर वाला एंगल बड़ा है तो डाउनवर्ड आएगा। अगर मैं इसको 30 कर दूं, इसको 20 कर दूं, तो कहां जाएगा? ये वाला कंपोनेंट ऊपर जाएगा। और ये दोनों मुझे निकालने आते हैं इस फॉर्मूले से, और उनका रिजल्टेंट मैं फिर सीधा निकाल ही लूंगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला तो आपको समझ में आ गया। अब जो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे कि ये वाला मेरे पास में एक वायर दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने पूछ लिया इस पॉइंट के ऊपर निकालना है। पी पॉइंट जो है, इस बार अभी तक जो पी पॉइंट था वो इस वायर की रेंज के अंदर था। अभी जो मेरा पी पॉइंट है वो कहां चला गया है? हमारी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है ना। ये वाला लीजिए, इस डिस्टेंस के ऊपर इस एंड के साथ जो एंगल बनाया है वो 20 डिग्री, कितना डिग्री? 20 डिग्री। और ये मेरी नॉर्मल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरी, ठीक है ना, ये वाली। और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, है ना। देखो वायर मेरा कहां से कहां तक है? वायर मेरा यहां से लेके यहां तक ही है बस, उसके बाद वायर नहीं है। वायर मेरा यहां से लेके यहां तक है। इस वायर के लिए मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि मेरा थीटा 1 तो कितना आएगा, थीटा 2 कितना आएगा। और थीटा 1 और थीटा 2 के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी क्वेश्चन में देखिए आप, थीटा 1 और थीटा 2 डिसाइड कैसे करना है।
भाई मेरे पास दो एंगल है, हमें ये तो पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो किस साइड में आएगा, कौन सा कंपोनेंट कहाँ आएगा, लेकिन मैं ये डिसाइड और कर लेता हूँ कि थीटा 1 कौन सा मानना है, थीटा 2 कौन सा मानना है, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूले में पुट करना है। तो अगर पता ही नहीं चल पड़ेगा, अगर हम लोग कौन सा भी पुट कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे लिए यहाँ पे आसान काम क्या होगा कि जो एंगल बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, थीटा 1 मान लो, और जो छोटा होता है उसको थीटा 2 मान लो। अगर आप अपने हिसाब से मानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा कब रहेगा, आसान कब लगेगा, जो आप बड़े एंगल को थीटा 1 मान लो और छोटे एंगल को थीटा 2 मान लो। उसमें तो आसान था, थीटा 1 कितना था 30 डिग्री, थीटा 2 कितना था बताओ 20 डिग्री, ठीक है ना। ये चीजें अभी आसानी से समझ लोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए अब इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, यहाँ पे देखते हैं थीटा 1 और थीटा 2 बताना, ठीक है ना। तो अभी जो थीटा 1 और थीटा 2 कैसे बताएंगे बताओ। अब आपको लग रहा होगा कि थीटा 1 तो यहाँ पे एक आंसर तो 20 दोगे, एक आंसर 30 दोगे, क्योंकि आपको दो एंगल दे रखे थे, तो आपको पता है कि एक 20 और एक 30। यही तो नहीं पता कि कौन सा थीटा 1 कौन सा थीटा 2, इतना तो पता है कि एक 20 आएगा एक 30 आएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो थीटा 1 क्या होता था, थीटा 1 इज द एंगल विद द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ में कितना एंगल बनाया है। तो क्या ये मेरा परपेंडिकुलर है क्या, नहीं नहीं, ये मेरा परपेंडिकुलर नहीं है, मेरा परपेंडिकुलर तो ये वाला है। तो परपेंडिकुलर के साथ में कितना एंगल बनाया है वो वाला होता है। तो बताओ कितना एंगल है ये वाला, 20 + 30 कितना है 50। इसका मतलब है मेरा थीटा 1 कितना डिग्री है 50 डिग्री है। देख लीजिए ये वाला एंगल, यानी मुझे जो एंगल चाहिए वो किसके साथ में लेना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ में लेना है। तो वो डिस्टेंस तो मेरी ये है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। ये तो हो गई। अब थीटा 2 की बात देखते हैं, थीटा 2 कितना आना चाहिए। अब देखो थीटा 2 क्या था, परपेंडिकुलर से ऊपर की साइड में तो थीटा 1 था और नीचे की साइड में कौन था, थीटा 2 था। अगर मैं इस वायर को ऐसे कर दूं, खड़े कर देता हूं ऐसे, तो यही सिचुएशन बन जाएगी ना। इस बार क्या हो रहा है कि भाई मुझे थीटा 2 देखने में दिक्कत आ रही है कि भाई परपेंडिकुलर तो ये रहा, परपेंडिकुलर से नीचे की साइड में थीटा होता है। अब मैं नीचे कहाँ जाऊँ, अब अगर मुझे नीचे की साइड में जाना है तो मैं उधर ही तो जाऊंगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और चलता 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 वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। ये लीजिए ये वाला जो एंगल है, देखो नॉर्मल से परपेंडिकुलर से नीचे की साइड में जाना है, तो नीचे की साइड में जाऊंगा तो नीचे की साइड में चलते रहो, घूमते रहो घूमते रहो, जब तक आपका वो वाला वायर नहीं आ जाता, जब तक घूमते रहोगे आप। तो मेरा पॉइंट कहाँ पे आया है, घूम के यहाँ पे आया है। इसका मतलब मैं पूरा घूम गया हूँ, ओनली 30 डिग्री का एंगल मैंने छोड़ा है ना। तो कंप्लीट कितना होता है 360 होता है। तो 360 माइनस में 30 घटा दो, कितना बचा 330 डिग्री। तो इसका मतलब मेरा देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर जो होता है उससे ऊपर की साइड में जाएंगे तो थीटा 1 मिलेगा। तो थीटा 1 तो मैंने देख लिया, नीचे की साइड में आएंगे तो थीटा 2 मिलेगा। तो नीचे की साइड में जाने का मतलब क्या है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर से नीचे की साइड में जाता हूँ, तो नीचे की साइड में तो घूमते जाएंगे जब तक मेरा वायर नहीं आ जाएगा। मुझे इस वाले वायर से इस वाली डिस्टेंस के साथ में एंगल देखना, तो मैं यहाँ से घूमूंगा और यहाँ तक जाऊंगा। कंप्लीट घूम जाता तो कितना होता 360 होता, लेकिन मुझे 30 डिग्री एंगल कम घूमना है तो 330 डिग्री आ जाएगा। या तो मैं इसको 330 डिग्री बोलूँ या मैं इसको -30 डिग्री बोलूँ, तो भी एक ही बात है। यानी अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो -30 बोल दूं और एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो उसको मैं 330 डिग्री बोल दूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक इलस्ट्रेशन जो है, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर लिया है, ठीक है ना। इस वायर के लिए इस पॉइंट के ऊपर जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इससे जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस आपने ए मान रखी है और इस वायर के इस एंड के साथ में एंगल 40 डिग्री का है और इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल आपका 30 डिग्री है। मुझे क्या करना है, मुझे पूछा है, मेरा वायर यहाँ से लेके यहाँ तक का है ओनली, ठीक है ना। मुझे पूछा गया है कि एक तो ये बता दीजिए कि थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, और दूसरा ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है वो किधर किधर आएंगे। तो साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है वायर के ऊपर तो आपका हमेशा अवे फ्रॉम द वायर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया है। और पैरेलल कंपोनेंट के लिए क्या बताया था मैंने, यानी अगर जो एंगल बड़ा है, ऊपर वाला एंगल बड़ा है तो नीचे आएगा पैरेलल कंपोनेंट, और नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर आएगा। यहाँ पे 40 डिग्री बड़ा है तो इसका मतलब इधर आएगा। तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट भाई, पैरेलल कंपोनेंट आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब थीटा 1 थीटा 2 के ऊपर आते हैं। ये दो इलस्ट्रेशन आप समझ लीजिए, आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मुझे थीटा 1 थीटा 2 चाहिए। देखो नॉर्मल से जो आपका जो होता है नॉर्मल, उसके साथ में इस वाले एंड ने कितना वाला एंगल बनाया है, 40 + 30 कितना डिग्री बताओ, 70 डिग्री। जब यहाँ पे भी देखा था कि नॉर्मल के साथ में इस वाले एंड ने 30 + 20 50 बनाया, तो यहाँ पे आपका 70 हो गया। थीटा 2 देखो, नॉर्मल से अपने को इस वाले एंड पे जाना है, इस वाले एंड पे ना भाई। नॉर्मल ने जो है, नॉर्मल से अपने को इसके साथ तो देख लिया, अब नॉर्मल से अपने को इस वाले वायर के साथ देखना है। तो इसका मतलब मैं नॉर्मल से घूमते हुए इस वायर के पास जाऊंगा वापस। कंप्लीट 360 होता है, मैंने 30 डिग्री कम घुमाऊं, इसका मतलब 330 डिग्री हो गया।
या फिर माइनस कितना डिग्री हो गया बताओ, 30 डिग्री हो गया। यानी मैं -30 डिग्री कर दूं चाहे 330 डिग्री कर दूं, एक ही बात है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप एंगल को ऐसे देख के बता सकते हो कि आपका θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा। θ1 θ2 आप ढूंढ लोगे तो आपके लिए काम सारा आसान हो जाएगा। ये आपका इलस्ट्रेशन आपको खत्म होता है यहीं पे। अब हम लोग जो है इसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग सेमी वायर के लिए लगाएंगे और इनफाइनाइटली वायर के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिए दोनों, एक कोस वाला और एक साइन वाला, ठीक है ना। अच्छा, कोस वाला ये वाला कौन सा था, इसको मैं कौन सा बोलता हूँ, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलता हूँ, ई पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए अब मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। मतलब ये हुआ कि ये वायर जो है इसके इस एंड के पास अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इस एंड के ऊपर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मेरी डी है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला पॉइंट, इस वायर के बिल्कुल पास होता है, बिल्कुल पास होता है, ठीक है ना। और वायर जो है आपका ऊपर कहाँ पे है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। मतलब इस एंड से देखें तो यहाँ पे वायर खत्म हो चुका है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, और दूसरे वाला जो एंड है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ऐसे वायर को हम लोग बोला करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर ये वायर नीचे भी होता है इनफाइनाइट तक तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा आपका पैरेलल कंपोनेंट। तो मुझे दोनों कंपोनेंट निकालने हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या कहता है, के लैम्डा बाई डी, ये डिस्टेंस तो डी रहेगा, साइन θ1 प्लस θ2 है ना, साइन θ1 प्लस θ2। तो मुझे θ1 θ2 की वैल्यू निकालनी है बस। तो θ1 θ2 देखो कैसे निकालते हैं, इसके अंदर यहाँ पे θ1 तो आपका कितना डिग्री है, 0 डिग्री। चूंकि हम लोग एक ही एंड के ऊपर बैठे हुए हैं, हमने जो इलस्ट्रेशन पहले किया था उसके अंदर हम लोग वायर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे थे, या फिर हम लोग वायर के किसी दूसरे पॉइंट के पास थे, तो वहां पे θ1 θ2 की वैल्यू होती थी। अब मैं वायर के एक एंड पे आ गया हूं तो मेरा नीचे वाला एंगल तो खत्म ही हो गया है ना। इसका मतलब वो एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अरे भाई, ये पॉइंट यहाँ पे होता तो मेरा ये जो एंगल होता वो मैं यहाँ से देखता ना नॉर्मल के साथ में। अभी मेरा नॉर्मल भी वहीं पे है और मेरा पॉइंट भी वहीं पे है। इसका मतलब है यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। θ2 कितना हो गया बताओ, θ2 के बारे में बताओ क्या होना चाहिए, θ2 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, वो कहाँ पे, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर लेके आता हूँ तो मेरा एंगल मैक्सिमम लगभग कितना होगा, लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। कंप्लीट किसके बराबर होगा बताओ, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब मैं दोनों फॉर्मूले, ये दोनों वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे। तो साइन θ1 कितना है बताओ, 0 प्लस साइन 90। तो बताओ कितना आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आएगा के लैम्डा डी, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 0 प्लस 1। तो कितना आएगा बताओ आंसर, के लैम्डा बाई डी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट, सॉरी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, वो वाला कंपोनेंट। अच्छा, अब बताओ दूसरे वाला जो कंपोनेंट है पैरेलल वाला, वो नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो हमने आपको बताया था कि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट आएगा। तो बड़ा एंगल कौन सा है, ऊपर वाला 90 का एंगल है, नीचे की साइड में आएगा पैरेलल कंपोनेंट आएगा। वो कैसे निकालेंगे, के लैम्डा डी, और यहाँ पे आएगा कोस θ2। तो θ2 कितना बताओ, 90, माइनस कोस θ1 कितना है बताओ, 0 डिग्री। बताओ कोस 90 कितना होता है, 0 नहीं होता क्या, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पे कोस θ2 कितना डिग्री था, 90, कोस 90 कितना होता है, 0, और यहाँ पे कोस 0 कितना होता है बताओ, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट आ गया। आगे बात समझ में आई कि नहीं बातें, कोस θ2 कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मैं फिर से कंफ्यूज कर देता हूं एक बार। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने जब एंगल बनाए थे तो ये नीचे वाला जो एंगल था आपका, ये कितना था, ये वाला θ2 था, और ये वाला कितना था, θ1 था। तो θ2 जो नीचे वाला है वो तो 0 डिग्री होगा, सॉरी, और ऊपर वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साइन वाले में तो बीच में पॉजिटिव का साइन है तो वो तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे θ2 कितना है, 0 डिग्री है, वो θ1 कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तभी कंफ्यूज थे कि माइनस साइन कहां से आ गया। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कोस 90 0 होता है। तो मेरा आंसर आएगा के लैम्डा बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका पैरेलल कंपोनेंट जो है, सॉरी, के लैम्डा बाई डी आएगा, जो कंपोनेंट आपका पैरेलल के लिए आया था, ठीक है ना। दोनों कंपोनेंट बराबर आए हैं, ये भी आपका के लैम्डा बाई डी आए हैं,
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? फिर से देखिए, जो एंगल नीचे था वो θ2 माना था, तो नीचे वाला जो एंगल है वो देखो 0 डिग्री है, ऊपर वाला एंगल जो वो 90 का है। 90 का इसलिए है, तभी है जब ये वाला पॉइंट क्लोज टू द वायर है, इस वायर के बहुत क्लोज होगा तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 के पास जाएगा, तो हम लोग उसको 90 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए दोनों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आएगा √2k लैम्बडा बाई डी, √2k लैम्बडा बाई डी। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कितना आएगा, √2k लैम्बडा बाई डी आएगा। आगे बात समझ में, हम आगे चले। चलो अब हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट वायर की। किसकी बात करते हैं, इनफाइनाइट वायर की। चलिए ये आपका हो गया सेमी सर्कुलर वायर। अच्छा अभी इनफाइनाइट वायर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक वायर हो गया, ये लीजिए, ऊपर भी इनफाइनाइटली है और नीचे भी इनफाइनाइटली है। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, डी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालने हैं और मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके पास होगा। अच्छा जब बिल्कुल पास होगा तो मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट से वो एंड भी बहुत ज्यादा दूर है और इस वाले पॉइंट से नीचे वाला एंड भी बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब θ1 और θ2 दोनों ही कितने हो जाएंगे बताओ, 90 डिग्री। बताओ होंगे कि नहीं होंगे। लास्ट में जब सेमी में कर रहे थे तो एक एंड पे 90 हुआ था और जो एंड जिसके पास था उस पे 0 हुआ था। इसमें दोनों ही एंड इससे दूर है तो दोनों के लिए क्या आएगा, आपका 90 होगा। तो सीधी सी बात है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो कहाँ पे होगा, इसके इस तरफ होगा, ये वाला कंपोनेंट, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कितना होना चाहिए बताओ, ये होना चाहिए k लैम्बडा बाई डी और यहाँ पे होना चाहिए sin 90 प्लस sin 90। बताओ sin 90 प्लस sin 90 कितना होगा बताओ, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो मेरा आंसर आएगा 2k लैम्बडा बाई डी। कितना आएगा, 2k लैम्बडा बाई डी, है ना। अच्छा अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसके पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा पैरेलल कंपोनेंट, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, k लैम्बडा डी बाई डी और cos ऑफ θ2 कितना है 92 माइनस cos ऑफ θ1 कितना है 90 डिग्री। अच्छा cos 90 कितना होता है बताओ, cos 90 तो 0 होता है, 0 माइनस फिर cos 90 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका पैरेलल कंपोनेंट रिमूव हो गया। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट वायर हो और उसके किसी मिड पॉइंट के, बिल्कुल मिड पॉइंट के पास में कोई अगर पॉइंट मान रहे हैं हम लोग और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है तो दोनों एंगल 90 होने की वजह से कोस वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है। यानी इस वायर के नीचे जितना पोर्शन है उतना ही ऊपर पोर्शन आएगा। सिमेट्री की वजह से आपके जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों एंगल सेम होते हैं तो ही कैंसिल होता है, ध्यान रखना है। एक एंगल बड़ा होगा एक एंगल छोटा होगा तो हमेशा बड़े वाले एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बचेगा। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट, दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट बराबर रहेंगे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कहाँ पे बताओ, ओनली परपेंडिकुलर बचा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा हमारा, इज इक्वल टू k लैम्बडा d इंटू 2। इसको मैं लिखता हूँ, k की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाई डी और यहाँ पे आएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इस रिजल्ट को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, हम जब बोर्ड्स करते हैं, बोर्ड्स में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये टॉपिक आपका है सिलेबस में, तो हम लोग इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं यूजिंग गोज लॉ या फिर हम लोग सिंपल मेथड से भी निकालते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, हमने उसको डी मान रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में ये बात है, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं तो हम लोग किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के लिए, किसी भी कैसे भी वायर के लिए, वो इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई क्या। चलिए आज अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली है तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए अब हम लोगों ने जो है एक अच्छी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ली है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि हमारे पास में 4 डिफरेंट वायर हैं, ठीक है ना। ये 4 डिफरेंट वायर हैं, इन चारों वायर्स की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो गिवन है, इसकी जो लैम्बडा दे रखी है, इसकी लैम्बडा दे रखी है, यानी इन दोनों की तो लैम्बडा है पॉजिटिव में है और इन दोनों की माइनस लैम्बडा, ठीक है ना। अच्छा अब ये बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम के लिए इस सेंटर के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने पीछे के जो इलस्ट्रेशन अच्छे से समझे हैं तो हम लोग जो इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए जब ये वाला पोर्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन AD।
इस एडी वाले पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम लोग इसके लिए निकालेंगे, चारों के लिए अलग अलग निकालते हैं, फिर उनका नेट निकालेंगे। चलिए एक बात बताइए कि ये जो डिस्टेंस है मुझे कितना गिवन है, ए डिस्टेंस गिवन है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा, ये भी कितना होगा, ए होगा, यानी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी के लिए क्या होगी, सेम, क्योंकि ये वाला एक स्क्वायर है, सभी लेंथ बराबर है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, तो ये वाला एंगल तो 45 डिग्री का होना चाहिए, और नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर ये स्क्वायर है तो बताइए कि इसके जो डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है, और ये 90 है तो ये वाला कितना होगा, 45 होना चाहिए। अच्छा देखिए ऊपर वाला एंगल भी 45 और नीचे वाला भी 45, तो मुझे बताइए कि जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो क्या उनका पैरेलल वाले कंपोनेंट कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। हमने सीखा था इनफाइनाइट वायर के लिए जब दोनों एंगल 90 हो जाते हैं तो आपका पैरेलल वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं इक्वल एंगल होने की वजह से। अगर एंगल छोटे बड़े होते हैं तो कुछ नेट कंपोनेंट बच जाता है। तो देखिए पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इस वाले कंपोनेंट के लिए, इस वाले वायर के लिए पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा, ओनली कौन सा कंपोनेंट आएगा, आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा। अच्छा परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए मुझे ये बताओ, हमेशा पॉजिटिव के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स क्या होता है कि अवे होता है, पॉजिटिव के लिए अवे होता है, ठीक है ना, मतलब उससे कन्वर्ज कर रहा, डाइवर्ज कर रहा होता है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, इधर आना चाहिए, इससे दूर भागना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इस वाले वायर के लिए देखूं तो इसके लिए भी क्या होगा, दोनों एंगल 45 होंगे तो पैरेलल वाले कंपोनेंट तो नहीं आएंगे, ओनली कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। तो इस वाले वायर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, और ये पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से दूर भागेगा, तो ये वाला कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका EDC। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए। पैरेलल वाले दोनों के लिए क्या हो जाएंगे भाई, 0 हो जाएंगे। चलिए अब देखो सिमिलरली एक काम करते हैं, एक बार इस CB के लिए और कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू CB कंपोनेंट ऑफ वायर, और ये वाला भी परपेंडिकुलर ही निकालना है, लेकिन इसके लिए भी वही एंगल 45 होने वाले हैं, वही कहानी रिपीट होगी। तो आपके पैरेलल वाले तो 0 होंगे, ओनली बचेंगे कौन से, परपेंडिकुलर वाले बचेंगे। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आ गई, ये वाली जो पॉजिटिव वाली लैम्डा था, ये वाला पॉजिटिव लैम्डा था, लेकिन ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर ना जाके इसकी तरफ आएगा, मतलब कन्वर्ज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ही आएगा। इसके लिए इधर था और इसके लिए भी इधर ही है, तो दोनों ऐड होंगे, ठीक है ना, कहने की बात ये है। अच्छा अब ऊपर वाले के लिए बता दो, सिमिलरली ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, तो ऊपर की साइड में ही आएगा, और उसके लिए भी वही कहानी, आपके जो कोस वाले कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं, वो इक्वल एंगल आने पे कट जाते हैं। चलो ठीक है, चारों निकाल लिए हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB परपेंडिकुलर, चारों निकाल लेते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, K लैम्डा बाई डी, डी की जगह मेरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, A दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। जो आपका ये वाला कंपोनेंट होता है साइन वाला, इसमें दोनों ही साइन पॉजिटिव आते हैं। साइन 45 बताओ कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आएगा K लैम्डा A, और ये आएगा 2√2, 2/√2 है ना, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा, 2/√2। आगे बात समझ में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/√2 प्लस 1/√2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2√2 K लैम्डा बाई A लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, और फिर लिख दूंगा इसको 2√2, ठीक है ना, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दूंगा, और √2 से √2 कट जाएगा, तो मेरे पास में क्या बचेगा, √2 K लैम्डा बाई D, ठीक है ना। और डी की जगह मेरा कितना है, ए, समझ में आ रही है क्या बात है, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है, 2/√2, और मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया, तो मेरे पास क्या रहना चाहिए, ओनली √2 रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए अब इसके लिए निकालिए सेम टू सेम K लैम्डा बाई A, तो मैं बोलता हूँ इसके लिए भी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि एंगल 45 है दोनों, तो साइन 45 वही रहेगा, 1/√2 1/√2, तो ये क्या आएगा। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक किया है। फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, K लैम्डा D/D, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K लैम्डा D/D, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेम टू सेम आएगा √2 K लैम्डा बाई A, है ना। सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिखता हूँ √2 K लैम्डा बाई A, और इसके लिए लिखता हूँ √2 K लैम्डा बाई A। क्यों, क्योंकि चारों वायर्स के लिए डिस्टेंस सेम है, चारों वायर्स के लिए एंगल 45 है, तो रिजल्ट्स विल बी सेम, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है। अब देखो कौन कौन से वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, AD वाला और CB वाला, AD वाला और CB वाला सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो इनका जो नेट होगा मैं उसको इवन मान लेता हूँ। वो कितना का बताओ, 2√2
के लैम्डा बाई ए, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली E2 जो है वो किसके लिए होगा, वो इन दोनों के लिए होगा, जो ऊपर वाले कंपोनेंट है वो आपका DC और AB होगा, वो भी कितना आएगा 2√2 के लैम्डा बाई ए आएगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अब दोनों कंपोनेंट देखिए, एक कंपोनेंट ऊपर है और एक कंपोनेंट नीचे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा बताओ, इनके बीच में आएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम वैल्यू के हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो नेट कैसे निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का रूट, है कि नहीं। तो मैं ऐसे करके क्या कर सकता हूँ, इनका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई आपके या नहीं आई, क्या ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए नेट कैसे निकालोगे, कर दीजिए इनको वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा सेम ही है, तो आपका ये आएगा 2√2 के लैम्डा बाई ए इंटू √2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा √2 इंटू √2 होगा, तो ये लगा 4 के लैम्डा बाई ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा 4 के लैम्डा बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 के लैम्डा बाई ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, क्लियर। ऐसे अगर मैं एक और इलस्ट्रेशन आपके लिए देता हूँ, अगर आप खुद ट्राई करें तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और है, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे मुझे दे रखा है एक वायर है, एक वायर ये वाला है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये वाला इनफाइनाइट वायर है, दोनों के एंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मेरे लिए ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो ए डिस्टेंस दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो ए डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना, दोनों के लिए। और इनकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है लैम्बडा, और इसके लिए भी कितनी है लैम्बडा है। मतलब इस एंड के बिल्कुल पास यहाँ पे और इस एंड के ये वाला एंड बहुत दूर है इससे, मतलब एक एंगल तो क्या होगा आपका 90 होना चाहिए, और ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। लेकिन ये जो एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। अगली बात समझिए, ये कितना होगा 45 डिग्री होगा, यानी एक एंगल तो 45 और एक एंगल कितना है 90। θ1 कौन सा है, θ2 कौन सा, वो आपको देखना है। θ1 यहाँ पे कितना है 45, θ2 और θ1 कितना है 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको गिवन है, इनके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा मैं इसको आपको आइडिया दे देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए इस वाले वायर का जो कंपोनेंट आएगा लैम्बडा वाला, इस बार दोनों कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे, क्योंकि एक एंगल 90 का एक 45 का है, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इसका अगर मैं देखूँ इस वाले वायर के लिए तो परपेंडिकुलर तो कहाँ होगा हमेशा अवे फ्रॉम द वायर, ऊपर। इसको मैं ई परपेंडिकुलर फॉर दिस वायर बोल देता हूँ, इसका नाम हो गया आपका एक्स और इसका हो गया वाई। तो एक्स वाले के लिए मैं बोल देता हूँ ऊपर की तरफ आएगा, वाई वाले की तरफ के लिए आएगा इस तरफ आएगा आपका ई परपेंडिकुलर फॉर वाई वाले के लिए, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब पैरेलल वाले की बात करते हैं। इस वाले वायर के लिए एक एंगल 90 का है, एक एंगल 45 का है, तो 90 वाला बड़ा एंगल है तो बड़े के अपोजिट में आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका कौन सा कंपोनेंट है, ई का पैरेलल कंपोनेंट आएगा। ई का पैरेलल कंपोनेंट किसके लिए, एक्स के लिए। और इसके लिए ये वाला एंगल 90 का, तो 90 का नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे ही आएगा कंपोनेंट आपका, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका ई पैरेलल वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। तो मेरे पास चारों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हैं। ये एक्स का परपेंडिकुलर और वाई का पैरेलल दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, नेट निकलेगा, ठीक है ना। इन दोनों में देखते हैं ज्यादा कौन सा है और इन दोनों में देखते हैं ज्यादा कौन सा है, उसी हिसाब से अगर ये ज्यादा हुआ इन दोनों में तो इधर आएगा नेट, इन दोनों में वो ज्यादा हुआ तो नेट ऊपर आएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार निकाल के देखें क्या, चलो एक बार इस वाले के लिए निकालते हैं। ई आपका परपेंडिकुलर निकालते हैं, ई परपेंडिकुलर किसके लिए, वाई के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या आना चाहिए फॉर्मूला, के लैम्बडा बाई ए, डिस्टेंस तो वही आपकी ए रहेगी, है ना, के लैम्बडा बाई ए। लेकिन यहाँ पे आएगा साइन θ1 प्लस θ2, साइन 45 प्लस साइन 90, मतलब साइन 90 तो कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आएगा 1 + 1/√2, 1 + 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। अच्छा ये वाला जो है इसके लिए भी सेम ही होगा, इसका जो परपेंडिकुलर है वही सेम इसके लिए होगा, बस डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो मैं इसको एक्स भी बोल दूं और इसको मैं वाई भी बोल दूं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए एंगल वही आपका 1/√2 और आपका 90 के लिए 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसका बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट की, तो वो कितना होगा, के लैम्बडा बाई ए कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1, है ना। यहाँ पे एक θ1 और एक क्या आपका θ2 है ना। इसका मतलब हमारे पास में ये एंगल दे रखा है 45 और ये दे रखा है कितना 90 डिग्री। कोस 45 कितना होता है बताओ, के लैम्बडा बाई ए 1/√2 और माइनस में 0, है ना। तो ये आएगा के लैम्बडा बाई ए और अपॉन में √2, ये दोनों के लिए आएगा। पैरेलल वाला एक्स का हो चाहे वाई का हो, दोनों के लिए सेम आएगा, बस डायरेक्शन में क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे बात समझ में। अब देखो
मेरे पास में एक आ गया के लैम्डा अपॉन में √2a, एक आ गया मेरे पास में के लैम्डा बाई ए 1 प्लस का 1 बाई √2। मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बताओ, नेट कैसे निकालोगे? नेट का मतलब ये हुआ, अब ये देखो कि परपेंडिकुलर का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो कितना है, ये वाला। इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा? सीधी सी बात है ये वाला ज्यादा होगा, है ना भाई। इसमें 1 में कुछ जुड़ रहा है 1/√2, इसमें अकेला 1/√2 है, इसमें 1 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब वो वाला ज्यादा कंपोनेंट है। तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा परपेंडिकुलर वाला एक्स वाला, तो इसका मतलब नेट कहाँ पे जाएगा? ऊपर की साइड में जाएगा। ऐसे ही इस वाला देखो, इसमें वाई वाला ज्यादा है तो इसका इधर आएगा नेट कंपोनेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। तो नेट आप निकालो लोगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और इसका कोस 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा। तो इनको क्या करना है, इस प्रकार से पहले वाले में क्या था वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो आप चेक कर लेना, इसका आएगा √2 के लैम्डा बाई ए, ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसी वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ऐसे इलस्ट्रेशन आपको कितने भी इलस्ट्रेशन दे सकता है, इनफाइनाइट वायर्स के लिए, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। एंगल्स आपको गिवन होंगे तो एंगल्स होने के बाद में आपको पुट करना है, डायरेक्शन चेक करनी है, θ1 θ2 देखना होता है और उसके बाद में आराम से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जो है कर्व यानी मतलब हम लोग रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। हमारे पास एक चार्ज रिंग होगी, उस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए निकालना सीखा था, सेंटर के ऊपर निकालना सीखा था, लेकिन हम लोगों को कंप्लीट रिंग के लिए निकालना सीखा था। सेंटर पे 0 होता है, दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, a/√2 पे मैक्सिमम होता है, इधर भी a/√2 पे मैक्सिमम होता है। लेकिन एक रिंग अगर कंप्लीट रिंग ना हो कि आपकी हाफ रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।